बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA, सिविल एविएशन अथॉरिटी में इस्लाहात और जो पायलट्स हैं उनके जाली लाइसेंस का मामला ज़ेर बहस आया। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारत हवाबाजी को इन तमाम मामलात की मुकम्मल तहकीकात करके समरी दोबारा काबीना को भिजवाने की हिदायत की। आज इस हवाले से मीडिया ब्रीफिंग भी दी वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात सेनेटर शिबली फराज साहब ने, और उन्होंने कहा कि जिन पायलट्स के लाइसेंस मशकूक थे इन्हें ग्राउंड कर दिया गया है और इनके जो लाइसेंस हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि जो क्लियर हैं पायलट्स अब वो तैयारे उड़ा रहे हैं। और वफाकी काबीना ने अपने उन तमाम पायलट्स पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया जो अब ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं क्योंकि उनके लाइसेंसेस क्लियर हैं, लेकिन जिनके मशकूक थे उन्हें ग्राउंड करके उनके लाइसेंसेस मनसूख कर दिए गए हैं। साथ में यह भी बताया गया कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के 5 जो अफसरान हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है और इस सिलसिले में तहकीकात हो रही हैं। आपके लिए भी हैं कि PIA का बदकिस्मत 11 PK 8303 के हादसे के बाद तहकीकात हुई थी। तहकीकात जब कौमी असम्बली में उसकी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब ने पेश की तो उस वक्त हमें पता चला उनके तवज्जुद से कि 262 पायलट्स की डिग्रियां या लाइसेंस जो जहाज उड़ाने का लाइसेंस होते हैं वो मशकूक हैं। और उसके बाद फिर ये एक्शन सामने आया और उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी ये आया कि कल जो यूरोपीय यूनियन है उनकी सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने और यूनाइटेड किंगडम बरतानिया ने जो PIA की परवाजें हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया आज से, और लेकिन 2 दिन का गैप दिया गया है, 6 माह के लिए मुअत्तल किया गया। आज वफाकी काबीना को यह भी बताया गया कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इस मामले पे यूरोपीय यूनियन से बातचीत कर रहे हैं। इस नुक्ते को ज़रूर हम आज की नशिस्त में उठाएंगे क्योंकि इस हवाले से बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हमारी नेशनल कैरियर है। इसके साथ साथ जब सेनेटर शिबली फराज साहब से हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये -1 अपोजिशन की ज़हनी इख्तिरा है और अपोजिशन अपनी उनके मुताबिक करप्शन छुपाने के लिए ओछे हथकंडे अपना रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि बगैर किसी जद्दोजहद के वो पार्टी के चेयरमैन है, जबकि दूसरी जानिब आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर तनकीद करते हुए कहा कि -1 का जुमला खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही इसका आगाज किया और पार्लियामेंट में जो कल उनकी स्पीच थी उसमें उसका उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने एक दफा फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मनाज़रे का चैलेंज दिया और साथ भी इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत उनके वालिद यानी साबिक सदर आसिफ जरदारी को कत्ल करवाने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और PIA के हवाले से उनका यह कहना था कि सारे मामले को एक नया रुख देकर इसकी निचकारी करना चाहती हुकूमत। मामला क्या है दर हकीकत, इस हवाले से प्रोग्राम के पहले हाफ में हम गुफ्तगू करेंगे और 2 सियासी शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें ज्वाइन करेंगे और हम हुमायूं अख्तर खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन करेंगी शर्मिला फारूकी साहबा जो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है। इनसे इन 2 अहम नुकात पे गुफ्तगू करेंगे कि ये जो -1 की गूंज है इसकी क्या वजह है और PIA जैसे इदारों की जो बहाली है वो किन खतूत पर होनी चाहिए। रूजवेल्ट होटल जो कि आपके इल्म में है कि न्यूयॉर्क में PIA की जायदाद है और ज़बरदस्त एसेट है, वहाँ मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ टाइम स्क्वायर के साथ, उस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत इसकी निचकारी करना चाह रही है या इसके कुछ तखमीने लगाए जा रहे हैं, असासे जो हैं पहले उनको तरतीब दिया जा रहा है PIA के और उसके बाद हुकूमत का क्या प्लान ऑफ एक्शन है। सब कुछ जानेंगे आज के इस सेगमेंट में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा लीजिए, उसके बाद लौट के आते हैं। प्रोग्राम सच के साथ देखते रहिए। दर्दनाक खबरों से परेशान हैं? क्या सनसनी अब अजियत बन चुकी है? क्या खबरें देखकर नाउमीदी होती है? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, इसलिए अब मैं आपके लिए लाऊंगी सिर्फ ऐसी खबरें जो आंसू नहीं मुस्कुराहट लाएं, जो मायूसी के बजाय उम्मीद फैलाएं। अब मेरे साथ देखते रहिए गुड न्यूज पाकिस्तान। सिर्फ PTV न्यूज पर।
जी हमें ज्वाइन कर लिया हमायूं अख्तर खान साहब ने स्काइप पे और शर्मिला फारूकी साहबा भी हमारे साथ बजरिया स्काइप मौजूद है। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। हमायूं अख्तर खान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। सर बताइएगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इन मामलात के हवाले से आपके नाकिदीन, आज बिलावल साहब भी ये कह रहे थे कि इस सारे मामले को नया रुख देकर असल जो हदफ है वो PIA की निजकारी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप वज़ीर तिजारत भी रहे हैं, इसकी ये जो PIA के पायलट्स और जो प्राइवेट एयरलाइंस का ये जो लाइसेंस का मामला जिस तरह हैंडल किया गया, आप समझते हैं इससे PIA की साख को नुकसान पहुंचा है और इसको बेहतर तौर पे हैंडल किया जा सकता था? हमायूं अख्तर खान साहब। देखिए, अगर एक बहुत कीमत त्यारा क्रैश करता है और उसमें 97 अफराद वफात पा जाते हैं जी, तो इससे तो हर एयरलाइन दुनिया की यही मालूम करने की कोशिश करेगी कि जो SOPs थे, जो सिस्टम उनके बनाए हुए थे, उसमें क्या नकायस थे, पायलट्स ने कैसा रिएक्ट किया, और वही चीज़ अभी आपको सामने देखने में आई है। साथ एक अलग इदारा जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी है, बेयर इन माइंड दैट इसमें PIA जो पायलट्स के लाइसेंसेस का इशू है, ये लाइसेंसेस सिविल एविएशन अथॉरिटी इशू करती है, टोटल उनके कंट्रोल में होता है, इसमें PIA के कंट्रोल में कुछ नहीं होता। वो एक सेपरेट इशू है। ये चीजें सामने लाई गई हैं। अब इसमें अगर कोई इंतहाई अहम चीजें हैं, एयरक्राफ्ट ये फ्लाइट सिक्योरिटी की और पायलट्स लाइसेंसिंग की, इसमें अगर खामियां देखी गई हैं तो फौरी तौर पे आज काबीना तक ये मैटर पहुंचा है और इसकी इस्लाह आई एम श्योर के शुरू कर दी जाएगी। और दुनिया के बाकी ममालिक ने जो रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने अगर ये चीज हम पे लगाई है, मैं इस बात को कबूल कर सकता हूं कि आप पब्लिकली कहने से पहले आप आई थिंक हम जो इदारा है उसको कोशिश करते कि पहले ठीक करें और पब्लिकली वही डिस्क्लोजर करते जो एब्सोल्युटली दुनिया के जो हमारे मुआहदे हैं उनके तहत हमें करने की जरूरत थी। प्राइवेटाइजेशन की बात आजकल ऐसे की जा रही है इधर जैसे हमने ये नाम पहले कभी सुना ही नहीं है। ये 90 की दहाई के शुरू से प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन और बेनजीर भुट्टो के 2 एरास आए हैं और आसिफ जरदारी का एक एरा आया है, उस सब में ये प्रोग्राम जारी रहा। सो अब अगर आप प्राइवेटाइजेशन की बात करें और जो कि इस बदकिस्मत क्रैश और ये जो पायलट्स के लाइसेंस का इशू है, मेरा ख्याल है इसको निजकारी से जोड़ना बिल्कुल गैर मुनासिब एक चीज है। निजकारी एक अलग चीज है, वो अपने जो कावानीन हैं, अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से जिस चीज की भी निजकारी होगी वो की जाएगी। बहुत से फोरम्स हैं और आखिरी फोरम काबीना है जिसमें ये निजकारी का फैसला होता है। पूरी पार्लियामेंट्स मौजूद हैं, पूरा मीडिया मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी से एक इस निजकारी के अमल को जोड़ना मुनासिब नहीं है। ओके, शर्मिला फारूकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, PIA जाहिर बात है एक तो बदकिस्मत त्यारा था, उसका हादसा हुआ, 97 अफराद शहीद हुए। पीपल्स पार्टी पे ये जब इन्वेस्टिगेशन के बाद मामला सामने आया और ये फेक लाइसेंसेस की बात सामने आई, तो ये नुक्ता सामने आया कि ये आप लोगों के दौर में जो है बहुत से पायलट्स को सियासी बुनियादों पर भर्ती किया गया। और कल हमारे शो में नुमान वजीर साहब थे, सेनेटर, वो तो इल्ज़ाम भी लगा रहे थे कि कितने कितने पैसे लेकर उस लेटर पर लिखा होता था FT और उसको जोड़ रहे थे फरियाल तालपुर साहिबा से। तो अब आप लोग जो है वो कह रहे हैं कि इस मामले ने जो है वो जंग हसाई का सबब बना है। बिलाशुबा इसका नुकसान तो हुआ है, ये तो बात माननी होगी कि यूरोपीय यूनियन और UK ने जो है वो PIA की फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है और कुछ इतलात हैं कि 16 के करीब पायलट्स जो हैं जो बैरून ममालिक में एयरलाइंस पे काम कर रहे थे उनको ग्राउंड कर दिया गया है, क्योंकि गालिबन उनमें से एक शख्स का नाम मशकूक लाइसेंस में शामिल था, लेकिन 15 और भी कोलैटरल डैमेज में गए। लेकिन ये कहां तक जरूरी है कि अब इन इदारों में शफाफियत के साथ, जिसे कहते हैं वो एहतिसाब का अमल हो और जिनके फेक लाइसेंसेज हैं या जो उन्होंने गलत तरीक़ाकार अपनाया उनको अलहदा किया जाए और उनको ग्राउंड करके बरतरफ कर देना चाहिए। आप इस नुक्ते को सपोर्ट करेंगे? जी शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, 2 चीजें हैं।
एक तो वो इंतहाई अफसोसनाक और ट्रैजिक वाकया है जो PK-8303 का क्रैश हुआ जी। और तहकीकाती रिपोर्ट जो वजीर हवाबाजी जो ऐवान के अंदर जिसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे वो उसके ऊपर थी कि आया इस क्रैश के पीछे क्या महरकात थे कि क्यों ये क्रैश हुआ, जहाज में कोई खामी थी, पायलट एरर था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। बहरहाल जो बातचीत हुई वहां पर जो भी उन्होंने कहा कि जी पायलट एरर था और जनाब एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती थी, वो अपनी जगह। जहाज में कोई खामी थी कि नहीं की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज पे जब ये बात गई तो फिर उन्होंने भी कहा कि जी किस तरह कह सकते हैं 15 साल पुराना जहाज है उसमें कोई खामी नहीं थी। तो ये तो एक अलग एक मामला है जो इंतहाई अफसोसनाक है। आप कहां से ये जाली लाइसेंसेस की तरफ आए और वो भी एक भरे ऐवान में ये गुफ्तगू उन्होंने कर दी जिसके बाद हमारी जग घसाई हुई। मतलब सिर्फ PIA की हमारी नेशनल कैरियर की नहीं हुई, पाकिस्तान की भी हुई। पाकिस्तान में एक दफा फिर जो है वो बैरूनी मुल्क मीडिया के अंदर जो हेडलाइंस आई वो ये हुआ कि जी 40% जो हमारे पायलट्स के लाइसेंसेस हैं वो फेक हैं, जाली हैं। और उसके बाद हमें पता था कि क्या रेपरकशंस आने हैं, क्या इसका फॉल आउट होना है। अनफॉर्चुनेट एक जो इदारा, कौमी इदारा ऑलरेडी खसारे में जा रहा है उसको पहले यूरोपियन यूनियन ग्राउंड करती है, उसके बाद आपने देखा कि UK और जनाब इन ममालिक ने भी उसको ग्राउंड कर दिया और न जाने कहाँ कहाँ हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं बड़ी बातें की उसके ऊपर। अच्छा, अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि देखिए कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा फेक लाइसेंसेस को और ऐसे पायलट्स को। पहली बात तो ये थी कि जो तैयारा PK-8303 था उसके जो पायलट और को पायलट थे उनके पास तो ये तयशुदा बात है ना कि ये फेक लाइसेंसेस नहीं थे जी। ये एक तक रख दें। दूसरी चीज, अगर आप ये बात कर रहे हैं और अगर आपको ये बात मालूम है और आपको इतना मालूम, इस तरह आप कह रहे हैं कि इनके वजीर बात कर रहे हैं कि जी ये हमारे दौर पीपल्स पार्टी के दौर में दिए गए, इस तरह दिए गए, तो मुझे बताइए कि इनको 2 साल जो ये यहाँ पर हुकूमत में रहे हैं, विराजमान रहे हैं, तो 2 साल में इन्होंने क्या किसी को शो कॉज नोटिस दिया, क्या किसी को सस्पेंड किया, क्या किसी को बरतरफ किया, या कभी पहले आके ऐवान में ये बात बताई? What took them कि जनाब ये एक तैयारा क्रैश हुआ और 99 लोग शहीद हो गए, उसके बाद आप ये बात कर रहे हैं? ये तो आपको बहुत पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। अब हम इसको निचकारी से क्यों जोड़े? हम इसलिए जोड़े कि देखिए एक लेटर मेरे पास है यहाँ पर ईसा का, अच्छा, और जनाब ये है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, ये 2019 में इनको लेटर भेज चुकी थी कि आपके सेफ्टी मेजर्स जो हैं आपके जहाजों के सही नहीं है, इसके ऊपर नजरसानी करें वरना हम ग्राउंड कर देंगे। ये लेटर है। इसके बारे में भी वजीर हवाबाजी ने बात नहीं की ईवान के अंदर, ना हमें नहीं पता कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, क्या तैयारों की कोई सेफ्टी मेजर्स लिए गए या उनकी कोई दोबारा से SR9 से कोई उनकी एक जांच पड़ताल की गई कि नहीं की गई। अब देखें जो भी इशू है, सिविल एविएशन को आप पकड़ें, आप उन पायलट्स जिनके पास आप कहते हैं एलिजिडली के फेक लाइसेंस है उनको आप पकड़ते, 2 साल आपके पास एक बड़ा लंबा अरसा था। माजी की हुकूमतों ने तो जो किया सो किया, उसके ऊपर तो डिबेट बाद में होगी कि किसने कहा। अब नाम तो लेने के लिए बहुत से नाम ले सकते हैं, मैं भी आज यहाँ बैठ के नाम ले सकती हूँ कि जी वो जो रूजवेल होटल है वो $5 बिलियन का तो जुल्फी बुखारी खरीद रहे हैं, जो इमरान खान के बहुत ही करीबी साथी है, बहुत ही करीबी साथी हैं और उनको अपना मुशीर भी बनाया हुआ है। तो नाम लेने के लिए तो मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ ना, लेकिन इन पूरे सहने के बाद ये भी बात की गई थी शुरू में कि जनाब हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। एक सरमाया पाकिस्तान लिमिटेड, इन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसमें 500 अरब रुपए की सीड मनी डाली गई थी और ये कहा गया था कि जितने भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं जो खसारे के अंदर हैं, हम उनको इस सरमाया पाकिस्तान में ले जाके इनकी रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। जब रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया हमने किस सिमत जाना है। प्राइवेटाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। आज इसी बात पे इन्होंने पूरा एक यू टर्न लिया। आज उनकी जो प्राइवेटाइजेशन की कैबिनेट कमेटी थी उसमें रखा गया रूजवेल्ट होटल की, और वो होटल जो आपको मुनाफा दे रहा है उसका इस क्रैश से या जाली लाइसेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे
जी जी, प्राइम लोकेशन है, बिलाशुबा आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे अख्तर खान साहब, ये शौकत अजीज साहब के दौर में भी गालिबन मूव चली थी और उस वक्त ये फिर रूजवेल्ट होटल, जैसे शर्मिला साहिबा कह रही है, आप खुद भी ज़ाहिर बात है गए होंगे, बड़ी प्राइम लोकेशन पे है। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब गए थे UN जनरल असम्बली के सेशन में लास्ट ईयर, तो वहीं ठहरे थे। तो आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो एक तो इस्लाहात की बात को इससे क्यों कर जोड़ा जा रहा है, जो शर्मिला साहिबा का कहना है, और इस वक्त इसकी टाइमिंग्स पे जरा इतराज है कि क्या ये मौका मौजूद था कि इस वक्त, वो तो खैर आपने खुद भी कह दिया कि इंटरनेशनल जो है फिर हम फोकस में आ गए और CNN में भी इस हवाले से जो है वो शोज हुए, लेकिन रूजवेल्ट होटल के हवाले से बताइए कि कहानी क्या है, क्या इसको क्या वाकई यही एक स्पिन है जो कि पीपल्स पार्टी दे रही है, या फिर हुकूमत सिद्ध के दिल से समझती है कि इस्लाहात हों, और एक सरमाकारी कंपनी का भी उन्होंने जिक्र किया, वो बनाई गई थी, असद उमर साहब उसके बहुत ज़्यादा मुतरफ भी थे और कहते थे कि इससे हम स्टील मिल को भी चेंज करेंगे, PIA को भी चेंज कर देंगे, वो मामला शेल्फ हो गया। सबसे पहले रूजवेल्ट होटल की बात कर लें। जी जी, अनवारुल हसन शाह साहब, रूजवेल्ट होटल सिर्फ शौकत अजीज के जमाने में नहीं, पिछले 30 साल से जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनके जमाने में किसी न किसी स्टेज पे इस होटल को की बात हुई है। ठीक है। कोई शक नहीं कि ये बहुत अच्छी वेल लोकेटेड प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि इस होटल में तकरीबन कोई 25 साल पहले रेनोवेशन हुई थी और इस वक्त इसकी अंदर कमरों की और होटल की सख्त बुरी हालत है। और इसके जो क्लाइंट्स थे बड़े बड़े, जैसे डेल्टा एयरलाइन के पूरे क्रूज ठहरते थे, वो सब इस होटल को छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा। तो बड़ी क्लियर चीज है। देखिए, ये पूरा सिटी, न्यूयॉर्क सिटी का ब्लॉक है, इसमें पता नहीं क्या क्या कुछ हो सकता है अगर आप इसको सही डेवलप करें। लेकिन हमारा मसला ये होता है जी, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पे शक कर रहा होता है, इसलिए ना हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, ना बुरे काम को रोकते रोकते जो अच्छा काम ट्रांसपेरेंटली हो सके, पाकिस्तान PIA इन्वेस्टमेंट्स कर सके, वो भी नहीं होता। डर के मारे काम ही कोई नहीं करता। इसलिए अगर मैं हमेशा कहता हूं ये प्राइवेटाइजेशन का लफ्ज, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये प्राइवेटाइज हो रहा है। आज मैंने एक खबर पढ़ी है कि कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन में ये इशू डिस्कस होने आया और मुझे ये नहीं मालूम कि उसमें फैसला क्या हुआ है। देखिए, सारी दुनिया में और पाकिस्तान में भी बड़ी कामयाब प्राइवेटाइजेशन हुई हैं। गोल्डन हैंडशेक्स हुए हैं, जो उसके एम्प्लॉइज थे उनके साथ अच्छा सलूक किया गया है। बहुत ज्यादा वो प्राइवेटाइज कंपनीज, अब बैंकों की मिसाल देख लें, बहुत मुनाफा दे रहे हैं, और क्योंकि इन प्राइवेटाइज कंपनीज में भी गवर्नमेंट का शेयर रह जाता है, गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, इनकी सर्विस भी बेहतर हो गई है। तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कि ट्रांसपेरेंटली ये चीज आगे बढ़ती है। और अभी जॉइंट वेंचर की बात हो रही है। ओके। कि जॉइंट वेंचर में और बहुत सी प्राइवेटाइजेशन ऐसे हुई है, जैसे गवर्नमेंट अपना सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बेचती है, मैनेजमेंट दे देती है कुछ 26% शेयर देके, और बाकी शेयर गवर्नमेंट का रहता है। तो वी हैव टू सी द डिटेल। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बात ही नहीं की जा सकती। ठीक है। बात इधर पिछले साल से हो रही है। बाकी आपने सरमाया पाकिस्तान कंपनी की बात की जी। देखिए, जब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, असद उमर का ये मंसूबा था, उसके बाद आपको याद होगा कि इशरत हुसैन साहब की सरबराही में एक पूरी प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई जिसने तमाम के तमाम पब्लिकली ओन्ड एंटरप्राइजेस का मुताला किया और उसके बाद उनको कैटेगराइज किया। कुछ उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाली हैं, कुछ उन्होंने कहा है कि ये सरमाया पाकिस्तान में जाएंगी और रिस्ट्रक्चरिंग होगी और उनकी हालत बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। कुछ सूबाई हुकूमतों की वो प्रॉपर्टी थी उसको दे दी जाएगी। तो ये पूरा एक प्लान इस वक्त मौजूद है। ओके, ठीक है, आपने कहा प्लान मौजूद है। आप थोड़ा सा जरा पॉलिटिक्स की तरफ भी आएंगे। शर्मिला साहब, ये आज पूछा गया है तो ये -1 की बाज़गश सुनाई दे रही है। शिबली फराज साहब कहती है अपोजिशन की ज़हनी इख्तिरा है, तो -1 की तो पीपल्स पार्टी भी बड़ी मुखालिफ रही। जब साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब सदर थे उस वक्त -1 होता था तो आप लोग उस पर काफ़ी मोतरज़ होते थे। तो क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नहीं, कोई और प्राइम मिनिस्टर PTI से आ जाए वो काबिल कबूल होगा। तो जिस चीज़ के आप लोग माजी में मुखालिफ रहे, अब उसकी बात को क्यों बढ़ोतरी दे रहे हैं -1 को? ये इसकी दोबारा गूंज क्यों सुनाई दे रही है हमारी सियासत में?
अनवर साहब देखिए, -1 फॉर्मूले की बात तो वजीर आजम साहब ने खुद ऐवान में कही है, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आई है। हाँ, हमने ये बात जरूर कही है कि मुल्क को इस वक्त एक ऐसे शख्सियत की जरूरत है जो पूरे मुल्क को इकट्ठा करे, एक नेशनल नैरेटिव डेवलप करे, एक ऐसी जामे पॉलिसी बनाए इस कोविड-19 से लड़ने के लिए जिसमें तमाम सूबे और गिलगित बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर, हम तमाम के तमाम जो पूरा पाकिस्तान है वो इकट्ठा तो यकजहत एनसीओसी में है ना सब इकट्ठे जी, एनसीओसी का फोरम है, एनसीसी का फोरम तो है ना। देखिए, एनसीओसी तो एक ऐसा एक फोरम है जहां पर जो मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं कि किस तरीके से आगे चलना है इस पेंडेमिक के हवाले से, वो ऑप्शंस डिस्कस होते हैं। लेकिन जो एक नैरेटिव डेवलप करता है या जो कौम को इकट्ठे रखता है वो तो लीडर होता है, वो तो वजीर आजम होता है। दुनिया भर में आप देख लें कि वो ममालिक जहां पर एक मजबूत लीडरशिप सामने आई है, और मैं तो ये बड़ी खुशी से कहूंगी कि आज हमने देखा है इस तमाम मामले के अंदर ये उन ममालिक में जहां पर खवातीन लीड कर रही हैं, उन ममालिक ने बहुत अच्छे इकदाम उठाए, बर वक्त उठाए, और आज उनके नताइज उनके सामने हैं। लेकिन फिर ऐसे ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे, ब्राजील जैसे, अमेरिका जैसे, जहां बहुत ज्यादा तबाही हुई है। हम शुरू में हम यही सुनते रहे, तो आप भी समझ रहे कि थोड़ा सा इन्फेक्शन के नंबर्स में कमी आ रही है, अमवात के नंबर्स में कमी आ रही है, अगर चीज ज्यादा है लेकिन कमी तो आ रही है ना। ये माजरत के साथ ये गलत बयानी है, ये बिल्कुल गलत बयानी है। आप जो जितने आपको टेस्ट करने चाहिए पर मिलियन आप नहीं कर रहे आज। अब ये कोई इसमें कोई बोस्ट करने वाली बात नहीं है, खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन आज सिंध सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। हम 80 टेस्ट पर डे से शुरू हुए थे, आज हम 11,000 टेस्ट पर डे करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा। पंजाब कम कर रहा है, केपीके कम कर रहा है, बलूचिस्तान कम कर रहा है। आप अगर हु की गाइडलाइंस देख लें तो यही कहा गया है कि आप टेस्ट करें, आइसोलेट करें, टेस्ट आइसोलेट, टेस्ट आइसोलेट, तरीका यही है। बात की शरह में तो कमी आई है ना शर्मिला साहबा, नंबर ऑफ डेथ्स में तो कमी आई है। जी इन्फेक्शन खत्म हो रहा है, नो, ये अगेन ये कौम के साथ गलत बयानी की जा रही है। आपको कौम से सच बोलना। आपने पहले शुरू में कहा जी फ्लू है, फिर बड़े लोगों में होता है, जी बूढ़े लोगों में होता है, तो किसी ने कहा कि जी ये मौसमी है, ये हर साल आएगा, किसी ने कहा जी वो कोविड-19 है, वो 19 तरीके से आता है, न जाने क्या क्या बातें की गई। कौम परेशान है, कौम कंफ्यूजन का शिकार है, कौम कहती है हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें बताए तो इस वजह से आप लोग -1 की बात कर रहे हैं। यहां पर लोग मर रहे हैं, हमें चाहिए एक ऐसा लीडरशिप, हमें चाहिए ऐसा शख्स जो इस कौम को लीड कर सके। ठीक है, हमायूं साहब जी, हमायूं अख्तर खान साहब कह रही है ऐसा लीडर हमें चाहिए जो कौम को लीड कर सके। और कोरोना वायरस के हवाले से ये शर्मिला साहबा कह रही है, वैसे तो डेली फिगर्स आती है और हम लोग उसको कोट कर। मैं अनवर साहब आपको एक बात बताऊं जी, कि अगर ये हुमायूं अख्तर साहब को वजीर आजम लगा दें, ये शायद बेहतर परफॉर्म नहीं, लेकिन पार्टी के चेयरमैन तो इमरान खान साहब है ना, 4-5 हल्कों से जीत कर रहे हैं। हुमायूं साहब आपकी ख्वाहिश में तो नहीं लगाएंगे ना, आप हुमायूं साहब को फेवर कर रही है, डिसफेवर कर रही हैं। ये तो बड़े घमंड की बात है ना कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो बड़े बड़े लोग इस मुल्क में कह के चले गए, आज उनको कोई मतलब वो कहाँ है, मैं वो नाम नहीं लेना चाहती। जनरल ज़ियाउल भी ये बात करते थे, जनरल मुशर्रफ भी बात करते थे कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि मुराद अली शाह की जगह शर्मिला फारूकी को वज़ीर आला बना दे, तो फिर ज़ाहिर बात है तो पार्टी का फैसला होता है। बार के हुमायूं अख्तर खान साहब बताइएगा, ये कोविड के हवाले से अगर शर्मिला साहबा कह रही है आप कौम को क्रियोस की तरफ लेके जा रहे हैं जी, नुक्ता आ गया, ये तो आपको माफ नहीं करेगी। जी, ये नुक्ता आ गया जी। हुमायूं साहब बताइएगा, -1 आप तो सियासत में बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, -1 की तो आपने अक्सर बातें सुनी होंगी। अनवारुल हसन शाह, मैं पिछले 30 साल से हर दौर लोगों को याद नहीं है, हर दौर में अपोजिशन का बिल्कुल यही रेटरिक होता है, -1, इलीगल गवर्नमेंट बैठी है, किसी की सपोर्ट से आई है, नेशनल गवर्नमेंट आ जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। ये हर दौर की बातें हैं। इसलिए मुझे आप मुझे बताइए कि इमरान खान जिसने ये पार्टी बनाई, जिसके गिर्द ये वोट बैंक रिवॉल्व करता है, उसमें -1 चाहे वो जो भी हो, शर्मिला ने मेरा नाम लिया,
हम तो बिल्कुल नाकारा होंगे, जीरो होंगे, हमारे साथ तो एक बंदा भी नहीं होगा। हम तो इस पार्टी में हैं, इमरान खान की सरबराही में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शर्मिला फारूकी जो हैं वो पीपल पार्टी में हैं, और पहले उनकी लीडर बेनजीर भुट्टो थी, और अब आसिफ जरदारी हैं और बिलावल भुट्टो हैं। अब आप उनको कहें कि, और जरदारी साहब को भी कहा जाता था, बेनजीर भुट्टो को भी कहा जाता था, जी -1 हो जाए आप, सिक्योरिटी रिस्क है, बाकी आपका जो मौजूद। ये दर हकीकत एक तरीका होता है पार्टी को कमजोर करने का, और कोई पार्टी इतनी नादान नहीं होती कि इस ट्रैप में गिर जाए, और बिल्कुल यही बात प्राइम मिनिस्टर ने की है। वो एक और बात की है, मिसाल दी है कि लोग ये ना समझें कि किसी किस्म का कोई चेंज अगर आया तो उससे ये जो एंटी करप्शन ड्राइव है ये खत्म हो जाएगी। वो बिल्कुल दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। इस वक्त देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का लीडर 31% वोट है इस पार्टी का इस वक्त, वो लीडर मौजूद है, और हमारा एक वोट बैंक और हमारा एक वोटर मौजूद है उधर। ये पार्टी जो है ये सिर्फ एक दफा इक्तदार में नहीं आई, ये पार्टी अपने नजरिए का ख्याल रखती है, अपने वोटर का ख्याल रखती है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 50, 60, 100 साल बाद भी ये पार्टी अलाइव एंड वेल होगी। 50-60 साल बाद भी आएगी। चलें, वो तो इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा। हमारे साहब ये बताइए कि कोविड-19 के हवाले से जो इन्होंने कहा है शर्मिला साहिबा ने, आज बिलावल साहब भी कह रहे थे कि उस पर कोई पॉलिसी वजह नहीं है और ये टेस्ट कम किए जा रहे हैं, अदाद-ओ-शुमार जो फैक्चुअल नहीं है। आप इनकी वेरासिटी को ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये जो फिगर्स बताई जा रही हैं, हम तो पीटीवी भी चलाता है, एनसीओसी के फोरम से ये फिगर्स आते हैं, बिलावल साहब चैलेंज कर रहे हैं इन फिगर्स को, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, एनसीओसी और एनसीसी में एक फंक्शनल किस्म का अदारा है एनसीओसी, और एक जिसमें सारी पॉलिटिकल लीडरशिप बशमूल चीफ मिनिस्टर सिंध तशरीफ रखते हैं उन मीटिंग्स में। इसका सारी दुनिया से राब्ता है, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी दवाई निकल रही है, कौन सा इक्विपमेंट है, सारी दुनिया से इक्विपमेंट लाया जा रहा है। टेस्ट की तादाद अब 32-35 हज़ार डेली हो गई है। इसको हम कोशिश करेंगे कि 50 हज़ार और 1 लाख तक ले जाया जाए, और सिर्फ अस्पतालों तक महदूद ना किया जाए बल्कि कम्युनिटीज तक टेस्टिंग ले जाया जाए। और बिल्कुल जो हमारी पॉलिसी है स्मार्ट क्वारंटीन, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड क्वारंटीन, हम इस पे अमल करेंगे। अभी एनेक्डोटल एविडेंस है, कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका कहना सही है कि हॉस्पिटल में जो केसेस आ रहे हैं, जो केसेस पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं या जो अमवात हो रही हैं, अल्लाह की मेहरबानी से सच हो, इसमें कमी वाकया हो रही है। और हमारी दुआ है कि आगे हमारे चैलेंजेस और हैं, आगे बड़ी ईद आ रही है, मुहर्रम आ रही है, आगे रबीउल अव्वल आ रही है, इसमें लोग इकट्ठे होंगे, और बहुत बड़ा टेस्ट है पाकिस्तान की कौम का और पाकिस्तान की हुकूमत का। आपने इंपॉर्टेंट बात की है। शर्मिला साहब मुझे बताएगा कि अब आपकी इस वक्त बजट पास हो गया और बड़ी तवक्कुआत बांध ली थी अपोजिशन ने, और जरदारी साहब भी लॉन्च हो गए थे, अख्तर मेंगल साहब से भी बातचीत हुई, लेकिन दे कैरीड द डे, 160 वोट से बजट पास करा लिया, कल सप्लीमेंट्री भी पास हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस है, क्या लाएमल इख्तियार करेंगे? अब तो गवर्नमेंट ने जो बड़ा क्रूशल होता है बजट को पास करना, वो तो कर लिया, स्मूथ सेलिंग लगती है अब इनके लिए। देखिए, बजट तो इनका पास बहरहाल होना था, क्योंकि मेहनत इन्होंने बड़ी की है। अच्छा। बजट बनाने में नहीं, कौम को रिलीफ देने में नहीं, लेकिन जाहिर बात है इसमें कोई शुबा नहीं है कि ऑफ कोर्स दे आर मिसिंग वो एक जहाज जो आता था यहाँ से वहाँ, लेकिन इनके पास और भी बड़े ऑप्शन हैं जो इन्होंने डेफिनेटली एम्प्लॉय किए हैं। अच्छा। लेकिन आप ये देखिए, मैं उस दिन चलें इनके जो इत्तेहादी हैं वो तो खैर नाराज हैं ही हैं, लेकिन मैं उस दिन सुन रही थी फहमीदा मिर्जा साहिबा को एक टेलीविजन पे, तो वो भी कह रही थी कि हमारी बहुत सारी बातें सुनी नहीं जाती, लेकिन वोट तो दिया उन्होंने। और नहीं, देखें, एक बजट एक ऐसा मरला है जो अगर पास ना हो तो उसके बाद तो हुकूमत गई गई, ठीक। और ये एक बड़ा नाजुक मरला है, और इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई भी इवन ऑपोजिशन ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक ऐसे वक्त में जहां पर पेंडेमिक से अब ऑपोजिशन की पॉलिसी क्या होगी आने वाले दिनों में? देखिए, अभी हमने ये डिस्कस करना, अभी जो हमारी एपीसी होने वाली है उसमें सबसे पहले तो हमने ये स्पीकर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन डिस्कस करना है। अच्छा। क्योंकि हम ये समझते हैं कि स्पीकर साहब हैं नेशनल असेंबली के, वो सही सिमत में हाउस नहीं चला रहे।
ठीक है। एक स्पीकर जो होता है ना, वो बिल्कुल न्यूट्रल उसको होना चाहिए, उसको ठीक। ऑपोजिशन की भी बात सुननी चाहिए, उसको ट्रेजरी बेंचेस की भी। लेकिन हमने जो अभी पिछले 2-3 दिनों में देखा, जिस तरीके से हाउस चलाया गया इन अ वेरी वेरी अनडेमोक्रेटिक फॉर्म, तो ये भी डिस्कशन होना है आइंदा का लाएमल पेंडेमिक के हवाले से क्या होना है। बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है। ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठा होंगी, कुछ एजेंडा के ऊपर डिस्कस करेंगी, आगे का लाएमल बनाएंगी, ओके, अभी क्योंकि तय हुकूमत सामने के नहीं पास है, तो अभी किसी सामने नहीं, कोई आने वाले लाएमल दिनों है में तय होगा। आपने ये कहा। हमारे अख्तर खान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, हुकूमत के लिए अब स्मूथ सेलिंग है या ये चैलेंजेस है? ये बात तो शर्मिला ने ठीक की है कि क्यू लीग हो या जीडीए हो, वो मुख्तलिफ टॉक शोज में आके अपने इतराजात का बरमला इजहार करते हैं, MQM पाकिस्तान हो। तो इस हवाले से अपोजिशन गवर्नमेंट थोड़ी सी दबाव का शिकार है नंबर्स पूरे करने। आज भी शायद खाकान अबाई साहब कहते हैं 172 होने चाहिए, तो 160 आप लोगों ने वोट जो है वो आपको मिले थे बजट में। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हुकूमत कोई सियासी दबाव का शिकार है या नहीं है? पहले तो बजट की जो वोटिंग प्रोसेस होता है वो डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता, जिसमें जो लीडर ऑफ द हाउस के लिए होता है, जिसमें एग्जैक्ट आपको 172 नंबर चाहिए होता है। बदर बजट में अगर असेंबली कोरम में है और उधर जो लोग मौजूद हैं उसकी मेजॉरिटी चाहिए एक बिल पास करने के लिए, जो हमने दिखाई। और हमारे बाकी सारे साथी मेंबर्स डॉक्यूमेंटेड थे कि वो किधर थे, कोई बीमार था, किसी का घर में तकलीफ थी, हमें बिल्कुल मालूम था। सो इस वक्त देखिए, कोई भी गवर्नमेंट चाहे वो 2/3 अक्सरियत की गवर्नमेंट ना हो, उसको कभी रिलैक्स नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सियासत खेल ऐसा है। सियासत जो होता है उसमें अपनी जगह खुद बनाई जाती है और अपने ऊपर खुद चढ़ा जाता है। अगर आप ढीले होंगे तो आपके जो मुखालफीन हैं वो आपको बिल्कुल रोंद के रख देंगे। इसलिए हम समझते हैं कि इस वक्त हमें 2018 में मुश्किल हालात मिले और अब तो सारी दुनिया को मुश्किल हालात मिले हैं। और ये जो पेंडेमिक है इसका हमने मुकाबला कैसे करना है और इससे जो फर्क पड़ा लोगों की लाइवलीहुड, इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही हैं, हमने अपने आप को जिंदा कैसे रखना है, इस चीज को हमने लेके आगे बढ़ना है। इसमें अगर बड़ी पार्टीज के या छोटी पार्टीज के मशवरे हैं, मुझे अभी PMLN कह रही है कि रिफ्रेश मैंडेट चाहिए, तो मैं उनसे टीवी पे पूछ रहा था कि मुझे बताइए कि आप किस बुनियाद पे फ्रेश मैंडेट मांग रहे हैं। मुझे जब बता दें कि आपको कोरोना हैंडल करने का कोई खास तरीका पता है, यह जो दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई है, जिससे हमारी भी हो गई है, उसके लिए आपके पास कुछ तजावीज हैं, आप वो सामने लाएंगे अवाम को, तो अवाम आपको फ्रेश मैंडेट देगी। अगर आप सिर्फ ये बात करें कि फलां बुरा था इसलिए मैं शायद अच्छा हो जाऊं, इस पे तो मैंडेट्स नहीं आएंगे। इसलिए अभी हम सबको चाहिए कि ये जो आफत है दुनिया पे और पाकिस्तान पे भी, इसका हम सब पाकिस्तानी, हम सब मिलके इसका मुकाबला करें। और जब इलेक्शनों का वक्त आएगा, वो भागे नहीं जा रहे इलेक्शनों का वक्त आएगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया हमायूं अख्तर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। और शर्मिला फारूकी साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कराची से ज्वाइन किया। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अब एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम जरा ऑनलाइन एजुकेशन पे बात करेंगे, क्योंकि आजकल आपके इल्म है कि 15 मार्च के बाद से तमाम जो दरसगाहें हैं, चाहे वो आपकी प्राइमरी सेकेंडरी हो या आपके जो आला तालीमी इदारे हैं, वो बंद हैं। और उसकी बंदिश की वजह भी समझ आती है, क्योंकि कोविड-19 है और इसकी वजह से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है और इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस की अहमियत, इनके मौसर होने पर कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे लोड शेडिंग है तो ऑनलाइन क्लास नहीं ली जा सकती, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है बहुत से दूर दराज के इलाकों में, या एक्सेस है तो वो वीक है। साथ में आज अखबार में भी खबर आई, हम चाहेंगे उस पर भी बात करेंगे कि कुछ प्राइवेट इदारों में, एक इदारे में जो है वो हैरासमेंट का इशू भी सामने आया है ऑनलाइन क्लास के दौरान टीचर की जानिब से। उस हवाले से मीडिया में भी बात हुई है, हम भी बात करेंगे कि इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है कि जो हैरासमेंट है वो ऑनलाइन क्लासेस में ना हो। एक तो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, हम मुज़म्मत करते हैं, और ये भी जानेंगे कि जो मुतल्लिका फोरम है वो इस हवाले से क्या तादीबी कार्रवाई कर रहे हैं और क्या जो है वो इसका इस्लाह का पहलू कैसे तलाश किया जाएगा। क्योंकि यूँ महसूस होता है अभी तो फैसला होना है हुकूमत का और प्राइवेट इदारों और तालीमी इदारों का कि कब खोला जाए, लेकिन जब तक नहीं खोले जाते तो किस तरह एक साफ सुथरे माहौल में ऑनलाइन एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। जानेंगे एक ब्रेक के बाद, छोटा सा वक्फा ले लीजिए, उसके बाद लौट के आते, कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम सच के साथ रहिए।
हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम गुफ्तगू करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, इसकी अफादियत के, इसमें जो चैलेंजेस दरपेश हैं और कैसे इसको कंटिन्यू किया जा सकता है इन मौजूदा हालात में, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया में जो है वो डिजिटल वर्ल्ड भी आ गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का दौर है। तारिक बनूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो बड़े चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन है, बड़े हमारे लिए मोहतरम है। तारिक बनूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब बताइएगा, ऑनलाइन एजुकेशन नाउ इज दी, जिसे कहते हैं ना आज के दौर की अब ये बात की जा रही है और अब तो लगता है कि इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप मुतमईन हैं एज चेयरमैन HEC की जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है वो मयारी है, उसकी एक अच्छी फीडबैक आ रही है और लोग उससे बिलखुसूस तलबा मुस्तफीद हो रही हैं? जी मुतमईन तो खैर कोई नहीं है। आई थिंक 100% तो किसी को नहीं कहा जा सकता, लेकिन ग्रेजुअल उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। अच्छा। और जो प्रॉब्लम्स हैं एक एक करके थोड़ा बहुत उसमें वो कर रहे हैं, लेकिन चीज ये है कि ये मजबूरी है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हो एक एक प्रॉब्लम को अलग-अलग देख के उसकी रेजोल्यूशन की जाए। कुछ प्रॉब्लम्स का हमें बताएंगे, कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जिनका आपको सामना है और उस हवाले से आप लोग क्या पेशरफ्त है? जी दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि चूंकि यूनिवर्सिटीज को एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज में, ना प्रोफेसर्स को, ना यूनिवर्सिटीज को, ना उनके सिस्टम से, ना प्रोफेसर्स की इसमें कोई ट्रेनिंग थी। तो इन दोनों, एक ये एरिया है। दूसरा एरिया ये है कि कुछ स्टूडेंट्स तकरीबन 10 से 15% ऐसे हैं जिनके पास की कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, तो उन तक पहुंचाना जो है वो मुश्किल आ रहा है। अच्छा। तो पहले में तो हमने ये यूनिवर्सिटीज को मार्च में हिदायत की थी। एक तो प्रोफेसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने रेकमेंड किए थे। अब कोई 41,000 के करीब प्रोफेसर्स ने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की है। दूसरे उनको कहा था कि मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाई जाएं। अभी हमारे पास रिपोर्ट आई है कि यूनिवर्सिटीज ने लगाने शुरू कर दिए हैं, कुछ के वो हाल हो चुके हैं, कुछ के हैं कि वो प्रोसेस में है, लेकिन उसमें ग्रेजुअली उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। जी जी। उसके अलावा भी हमने 8 उनको गाइडेंस प्रोवाइड की थी कि इन चीजों में आपने इम्प्रूवमेंट करनी है। उसमें सबको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनकी टेक्निकल सपोर्ट, जहाँ उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यू नो इट्स अ वेरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो लेकिन ये है कि उसमें जितनी उनसे कोशिश हो रही है वो होपफुली थिंग्स विल इम्प्रूव। जो दूसरी कनेक्टिविटी का इशू है, इसमें तो जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है या जिनकी बैंडविड्थ जरा वीक है, तो उसके लिए तो अल्टरनेटिव रेजोल्यूशंस बनाने की जरूरत है। अव्वल तो ये है, हमें समझ आ गई है कि जी ये अब एक नेसेसिटी बन चुकी है और ये सब तक पहुंचनी चाहिए। ये जो प्राइम मिनिस्टर का ये डिजिटल पाकिस्तान का जो प्लान है, ये इसी चीज को एड्रेस करता है और उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन इन द मीन टाइम हमने यूनिवर्सिटीज को ये कहा है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट तक पहुंचाएं। अगर इंटरनेट के थ्रू नहीं पहुंचा सकते तो डाक के जरिए भिजवाएं, टेलीफोन के जरिए भिजवाएं, कोशिश करें कि उन तक पहुंचे। और किसी को इस चीज को पिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि वो उनका एक्सेस नहीं है। और ये भी है कि उनको ये भी ऑप्शन दी जाए कि अगर वो अपना सेमेस्टर को एक्सटेंड करना चाहें तो वो एक्सटेंड करें। तो देखें, इसमें अब जो मजबूरी की सिचुएशन हम पे आ गई थी, उसमें काफी हद तक प्रोग्रेस हुई है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें 100% एफिशिएंसी तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा।
ये बताइएगा कि तारिक बुल साहब कुछ डिसिप्लिन के इश्यूज भी आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ऑनलाइन एजुकेशन होती है उसमें वो जो क्लासरूम या जो लेक्चर रूम का इन्वायरमेंट है वो नहीं क्रिएट हो पाता। और हमने कुछ देखा है कि जो ऐसे इश्यूज भी अब सामने आए हैं, जैसे ऑनलाइन हरासमेंट के इश्यूज भी सामने हैं, आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। आज मैं अखबार देख रहा था कि केसेस आए क्योंकि कैंपसेस बंद हुए हैं, तो जो एक चेक होता है टीचर्स पे, लेक्चरर्स पे, वो चेक नहीं है, जिसकी वजह से इस किस्म की बदतहजीबियां भी हो रही हैं। आपके ख्याल में, आप खुद एक एजुकेशनिस्ट है, इसका तदारुक कैसे मुमकिन है? जी, इसमें देखें, इसमें दो चीजें हैं। एक तो इमीडिएट जो मसला है उसको एड्रेस करना है, और दूसरा लॉन्गर टर्म इशू है। जो इमीडिएट इशू है उसमें यह है कि एक तो हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी अभी हाल ही में उसको रिवाइज किया ताकि उसमें अपडेट करें और उसमें जो इस किस्म के वीकनेसेस हैं वो निकाल दें। और अभी उसमें हमने ये ऑनलाइन और ये सोशल मीडिया और इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू जो हैरेसमेंट हो रही है उसके लिए स्पेशल हमने प्रोविजंस डाली हैं। अच्छा। तो यूनिवर्सिटीज को इसमें भी हम डायरेक्शन दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा एक एडवांटेज यूनिवर्सिटीज की ये है कि ऑनलाइन का चूंकि रिकॉर्ड होता है तो वो रिकॉर्ड को ट्रेस कर सकते हैं, और ऐसे तो नहीं होता कि भाई वो यानी बिल्कुल ही उसका कोई एविडेंस ना मिल सके। उसका अगर कोशिश करें तो एविडेंस मिल सकता है। और उस चीज को भी हम वो कर रहे हैं कि वो भी हम लीगल उसमें लाएं ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन लॉन्गर टर्म इशू ये है कि देखें, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्या ना वर्चुअल स्पेस जिसे कहा जाता है, ये एक पब्लिक स्पेस है। जैसे कि आप ये समझ लें कि एक चौराहा है या एक शहर का सेंटर है, तो जैसे लोग शहर के सेंटर में एक दूसरे के साथ महज़ब तरीके से पेश आते हैं, अब जरूरत यह है कि वो इस चौराहे में भी, ये वर्चुअल चौराहे में भी वो महज़ब तरीके से पेश आए। लेकिन हमारे यहाँ वो सिस्टम इस वक्त नहीं है, और ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बनेगा, क्योंकि जब अगर कोई गलती होगी और उसको पकड़ा जाए, उसको पनिश किया जाए, उस पर रिस्पॉन्ड किया जाए, उसमें लोगों को गाइडेंस की जाए, तो फिर लोग सीखेंगे। आज जो आने वाली दुनिया है उसमें ये वर्चुअल स्पेस जो है ये बहुत सेंट्रल होगी, और हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि इसमें कैसे बिहेव किया जाता है, जो कि इसमें बुलिंग और हैरासमेंट क्या है, ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, और इसका सख्ती से नोटिस लिया जाए तो उसको पनिश किया जाएगा। बच्चों को भी सिखाना है और साथ में टीचर्स को भी डाल दिया जी। और इसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि हम इसको वो कर सकें, यानी लोगों को पकड़ सकें इसके टीचर्स की। क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहा बच्चों को भी हमें जरूर बताना चाहिए, और वर्चुअल एजुकेशन का दौर है, टीचर्स की भी कुछ हवाले से ट्रेनिंग होनी चाहिए। कोई टीचर्स को भी बताया जाए कि उनका जो एक मर्तबा, एक रोल है, वो तो तालीम देने का है, तो वो तालीम की आड़ में अगर खुद से इस किस्म के मवाद को सोशल मीडिया पे लेकर आएंगे तो उसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। देखिए, इसमें इशू एक ही है कि अगर कोई टीचर हैरेसमेंट करता है तो वो तो क्रिमिनल है, ठीक है ना। उसके साथ तो वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो कि क्रिमिनल्स के साथ होता है। हमारे मुआशरे में भी वही होना चाहिए बाकी तमाम ममालिक, और हमारे मुआशरे में उसकी वैसी ही ट्रीटमेंट होनी चाहिए जैसे कि क्रिमिनल्स की दूसरे एरियाज में होती है। दैट इज, देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट इट। इसमें सिर्फ ये है कि पॉलिसी में एक तो लोगों को ये बता दिया जाए कि ये चीज जो है दिस इज कल्पेबल, इसके ऊपर आपको सजा मिल सकती है। दूसरा, उसमें रास्ते बता दिए जाएं कि इस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और तीसरा ये है कि हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम इसको प्रोसिक्यूट कर सकें। वो तीनों चीजें हमने नई पॉलिसी में डाल दी। नई पॉलिसी में डाल दी। अब ये बताइएगा कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, कब तक जो ऑनलाइन क्लासेस है वो तो चलेंगी, कब तक रेगुलर क्लासेस की तरफ हम जा सकते हैं? या आप समझते हैं जुलाई, क्योंकि जुलाई का आज आगाज़ हो गया है ये, और इन्फेक्शन भी है इस वक्त, और स्पाइक अभी फ्लैटन उस तरह नहीं हुई है इन रियल टर्म्स, जुलाई भी ऑनलाइन क्लासेस और इस तरह ये मामला अभी चलेंगे? तारिक बनूर साहब, आपका क्या अंदाजा है, आपकी क्या फीडबैक है? ये जी, इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं हम उनकी तरफ देख रहे हैं। ये जरूर है कि पिछले एक हफ्ते में कुछ फ्लैटन हुआ है, तो थोड़ी सी हमें इसमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि शायद आने महीने में, 2 महीने में ये तरफ नीचे आ जाए, सेफ होगा कि हम खोल सकें। लेकिन हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें ये बताएं कि इसमें सेफ्टी थ्रेशोल्ड्स क्या हैं, और उसमें और हर थ्रेशोल्ड के साथ मतलब कितने लोगों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, कितनों को नहीं कर सकते। तो वो पूरे सवाल हमने गवर्नमेंट के सामने रखे हुए हैं। हम जब गवर्नमेंट हमें कहेगी कि अब इसमें ये सेफ्टी का लेवल आ गया, इस किस्म के थ्रेशोल्ड है, हमने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है कि जब ये डायरेक्शन आए तो उसके बाद हम ग्रेजुअली इस चीज को खोल सकते हैं।
हमने यूनिवर्सिटीज के साथ शेयर किया एक प्लान कि अगर फर्ज कर लें 1 तारीख को खुलता है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, बाद में क्या करना होगा। तो इस प्लानिंग की हमने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन डेट जो है वो हम नहीं फिक्स करेंगे, वो हम डॉक्टर से और मेडिकल प्रोफेशन से मांगेंगे कि वो हमें जो अपनी एक्सपर्टीज की बुनियाद ठीक है, पे, हम कोशिश करते हैं अगर काशिफ साहब से भी हमारा राब्ता हो जाए ताकि उनका भी ओपिनियन हम लोग ले लें कि क्योंकि मैं मीडिया में सुन रहा हूं कि उनकी जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है कि जो स्कूल्स हैं उनको खोला जाए और इस हवाले से मीटिंग भी जो है वो शेड्यूल्ड है जुलाई के पहले वीक में, उनसे जानेंगे। तारिक साहब ये बताइएगा कि आपकी अदम आप चूंकि मौजूद हैं तो इसलिए आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के HEC को जो अब चूंकि अब 1 जुलाई है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, जो फंड्स मिले हैं वो मेरे ख्याल में शायद आप लोगों की डिमांड ज़्यादा थी लेकिन फिस्कल स्पेस इतनी नहीं है, वो पिछले साल वाले ही मिले हैं, उससे आपके मामलात सही सेटल होके आगे चलेंगे? हमने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने बहुत हमदर्दी का इजहार किया है, तो हमें उम्मीद है कि कुछ थोड़ी सी हमें इसमें मजीद रिलैक्सेशन मिलेगी। लेट्स सी कि इसका क्या होता है। सो बट वी हैव सेंट द रिक्वेस्ट। अच्छा, आपकी रिक्वेस्ट आप लोगों ने की है और आप समझते हैं कि आज भी फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे और बता रहे थे कि हमने इस फील्ड में चाहे वो वेंटिलेटर्स की मुकामी सतह पे तैयारी हो, सर्जिकल मास्क हो, चूंकि आपका पढ़े लिखे शोबे से ताल्लुक है तो आप समझते हैं कि पोटेंशियल बहुत है साइंस में, रिसर्च वर्क में, इस पर भी HEC की ज़्यादा फोकस होना चाहिए ताकि हम इस हवाले से खुद मुख्तार हो जाएं। और अब तो बात ये भी आ रही है कि शायद PPEs जो हैं पर्सनल प्रोडक्शन के इक्विपमेंट, उनको भी एक्सपोर्ट कर दिया जाए, तो इस तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी में। HEC तो वाकई तमाम इदारों से बहुत आगे है। हमने फौरन जो है रिसर्च प्रपोजल्स मांगे, हमने रिसर्च प्रपोजल को इवैल्यूएट किया, उसमें जो अच्छे प्रपोजल्स हैं उसकी फंडिंग हमने शुरू कर दी है। उसमें कुछ ये मटेरियल्स और ये इक्विपमेंट वगैरह के ऊपर है, लेकिन कुछ जो है इसको वायरस को कंट्रोल करने के सिस्टम्स पे है, कुछ उसके रिस्पॉन्सेज के सिस्टम पे है। ठीक है, तो ये रिसर्च जो है ये इस वक्त बहुत तेजी से जी। तारिक साहब मेरे साथ ही रहेगा काशिफ बिरज़ा साहब ने, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा, ये हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, आप लोगों की इदारे भी दे रहे हैं और इस पे फैसला होना है कि कब हतमी तौर पे अलाउ किया जाए और रेगुलर क्लासेस हो जाए, लेकिन इससे दौरान बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, आज मीडिया में भी आया, आपका बयान भी मैं सुन रहा था, ये ऑनलाइन हरासमेंट केस सामने आया है लाहौर में, इदारे का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस हवाले से आपके फोरम ने कोई तादीबी कार्रवाई सजेस्ट की है इस इदारे के और इनसे कहा है कि इस टीचर को जो है उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जाए और उनको सजा दी जाए करार वाकई, ताकि बच्चों को इस किस्म की बदतहजीबी ना सिखाई जाए? देखिए जी, पहले बात तो इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और इसमें ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने खुद आगे बढ़ के हमने ये गवर्नमेंट से भी कहा है और हमने तमाम अरबाब इख्तियार को नोट किया कि आप इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लें, इसको एक मिसाली सजा इनको दी जाए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। ये हमारी बेटियाँ हैं और हमें इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। तालीमी अदारों के अंदर जो टीचर है, हमारा प्राइवेट स्कूल के अंदर 15 लाख से ज़्यादा है, पब्लिक स्कूल के अंदर लगभग 9 लाख से ज़्यादा है और जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स मिलाएं तो ये 25 लाख से भी ऊपर टीचर है और बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हम माँ हैं, हम बाप हैं, ये हमारी बेटियाँ, अगर माँ बाप को से उनको खौफ आएगा तो ये एक बड़ा लंबा फिक्री है। इसमें हम सबको आगे बढ़ना है, पेरेंट्स को, सिविल सोसाइटी को, टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से आप लोगों का क्या मयार होता है? जो टीचर्स को हायर किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको उन पे कुछ चेक होता है? देखिए, मैं फिर ये बात कहूँगा कि बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको डिलिबरेटली जो है वो इग्नोर किया गया है और ये स्टेट पॉलिसी के तौर पे। ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को खुद भी देखना चाहिए ना जी काशिफ साहब। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि बच्चे वहाँ पर अपने दाखिल कराते हैं, पेरेंट्स तो ये आप लोग की अमानत के तौर पे वहाँ पर दाखिल कराते हैं ना। अगर आप बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट है पिछले 30 सालों से जो रैपिड हम आपको साबित एकेडमिक रिजल्ट अपनी जगह है, लेकिन ये जो दूसरी साइड है डिसिप्लिन, ऐसी चीज है, किरदार साजी, हाँ, किरदार टीचर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर हमारे माशरे के अंदर बहुत इस वक्त गुंजाइश है। ये सिर्फ एजुकेशन लाइन नहीं है। आप देखें जिस तरह हमारे 10-15 सालों के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ है माशरती तौर पे, बदनसीबी ये इसमें हमारा मीडिया का भी बड़ा अफसोसनाक एक रोल रहा है। जिस तरह के ड्रामे आए, जिस तरह का कल्चर आया, फिर सोशल मीडिया आया और उसको चेक नहीं किया गया। अब आपके लिए हम बड़े पहले वक्त में सुनते थे कि बच्चा बाहर जाके वारा होता है, अब हमारे हालत ये है कि हमारे घरों के अंदर जो सोशल मीडिया की जलगार हुई, कोई चेक सिस्टम नहीं था, कोई मॉनिटरिंग नहीं थी।
और आपको एक मैं दरख्वास्त जरूर करूंगा, देखें तालीम बेसिकली अब अदारों में तालीम मिलती है, तरबियत का फुकदान है। उसकी वजह यह है कि माँ की गोद से जो तरबियत की एक जगह थी, हम लकी थे, हमारी माएँ जो थी वो तरबियत पे फोकस थी। हमारी आज की बहनें बेटियां जो हैं वो तालीम याफ्ता तो बहुत हैं, शायद हमारी माओ से भी ज्यादा तालीम याफ्ता हैं, लेकिन तरबियत उनकी वैसे नहीं। अब सुबह स्कूल, सेकंड टाइम ट्यूशन, कारी साहब, तो तरबियत का गुंजाइश जो थी वो ऐसी हुई। ये एक एस्पेक्ट आ गया काशिफ साहब, ये आपकी बात कही कुछ हद तक ठीक है, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये कि जब ये आप ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं तो उस पे जो ये आपके प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वो क्या चेक्स एंड बैलेंस डिसिप्लिन के लिए कायम कर रहे हैं? मैंने ऐसे भी देखा है कि ऑनलाइन क्लास होती, आधे सो रहे होते, आधे नहीं होते, और मेरे ख्याल में शायद उसी तंजीम और नज्म ज़ब्त की कमी की वजह से फिर इस तरह के वाकयात जन्म लेते हैं। ये आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बदनसीबी ये पेंडेमिक के आने से पहले तो ऑनलाइन सिस्टम की कोई एज सच हायर एजुकेशन में तो कुछ फैसिलिटी थी, स्कूल एजुकेशन में इसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, अब जब ये पेंडेमिक आया तो जब ऑनलाइन सिस्टम दिया गया तो वो भी हमारी अनफॉर्चुनेट है कि हमारी 1% जो एलीट क्लास है, जहां आपने ये मामला इशू देखे भी हैं, ये यहाँ तक तो ऑनलाइन कुछ फैसिलिटी मौजूद थी, लेकिन ये वो वैसे वर्क नहीं कर सकी। लेकिन जो हमारा 99% बाकी हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल हैं, उनके पास जो अफोर्डेबल क्लास में आते हैं, उनके पास तो ये ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्कूल के पास, ना पेरेंट्स के पास, ना वो उतने वेल एजुकेटेड या वेल लिटरेट थे, और इवन पढ़े लिखे भी थे तो वेल IT लिटरेट नहीं थे, इसकी वजह से ये क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं हुआ। पूरी दुनिया में हालत टीचर का रोल क्या है सर? आपने सही कहा कि वो अगर पेरेंट्स वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन टीचर का रोल तो बड़ा कलीदी होता है ना। नहीं, इसके अंदर मैं आपको तो हमारा टीचर जो है ना वो ऑनलाइन सिस्टम के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसे हम अपनी तस्वीरें तो ना उस पर लगाए ना, उसके लिए तो तैयार हो जाते हैं टीचर, फिर वो तस्वीरें तो नहीं लगानी चाहिए। एक बात आपको ये बात बता दूं कि बदनसीबी ये है कि हमारे पास जो टीचर भी है ना, वो भी जो बाय चॉइस नहीं इस फील्ड में आते, वो आते जो हैं वो ऑब्वियसली पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और प्राइवेट सेक्टर में ऑन जॉब ट्रेनिंग के अलावा अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे 7.5 करोड़ 2.5 करोड़ बच्चा हमारा पहले आउट ऑफ स्कूल था, 5 करोड़ बच्चा पिछले 4-6 माह से आउट ऑफ स्कूल हो चुका है। 7.5 करोड़ बच्चा जब आउट ऑफ स्कूल होगा, कल यही माशरे के अंदर जब आएगा, तो इसको आपके यूनिसेफ और यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक इसको मजीद 5 साल चाहिए दोबारा उस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए जो 6 माह ये आउट ऑफ स्कूल हुआ। ठीक सर, बस लास्ट पे काशिफ साहब, लास्ट पे टीचर की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सर जोड़कर बैठे और इस पे जरूर काम करें ताकि इस तरह के वाकयात जन्म लें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस तरफ तवज्जो देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, और तारिक बलूच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि इस अहम, हसास और मुआशरती पहलू पर आप लोगों ने अपनी राय हमारे साथ शेयर की। व्यूअर्स, ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसलिए हमने सोचा कि इस पर ज़रूर उठाया जाए कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसमें हरासमेंट के पहलू की बेखनी होनी चाहिए, ताकि हमारी बच्चियां आराम से बैठकर अपनी तालीम हासिल करें। पहले इतना खौफ है, ऊपर से अगर इसका खौफ तारी हो गया उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही तो कल रात 10:05 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी पक्ष टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।